हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई वेयर यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जहां पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम वो सभी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ये जो बात है ये हमारे पास किसके अंदर होती है? सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 हमें उन पर्सन्स की लिस्ट बताता है जिसके अंदर उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हम उन टैक्सेबल पर्सन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज नॉट लायबल टू टैक्स और wholly exempted फ्रॉम टैक्स। ध्यान से मेरी बात सुनिए गाइस, यहां वर्ड क्या यूज किया गया? एक्सक्लूसिवली। ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली यानी कि ये क्या कहता है? सिर्फ। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ, ओनली। आप ओनली जो सप्लाई करेंगे वो क्या होनी चाहिए? नॉट लायबल टू टैक्स होनी चाहिए या होली एग्जम्प्टेड, यानी आप 1 रुपए की भी अदर जो सप्लाईज हैं अदर देन होली एग्जम्प्टेड या नॉन टैक्सेबल, सब वो जो सप्लाई है वो आप नहीं करेंगे। यानी कि जो आपकी 100% सप्लाई है, 100% सप्लाई क्या होनी चाहिए? एग्जम्प्ट होनी चाहिए। अगर आपने 1 रुपए की भी सप्लाई की ऐसी जो कि टैक्सेबल है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो आपकी होली एग्जम्प्टेड सप्लाई है या नॉट लायबल टू टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ऐसी सप्लाई है, तो आपको क्या होगा? नॉट लायबल टू आप रजिस्ट्रेशन माने जाएंगे, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ लास्ट वाले का। सबसे पहले जो आपको एग्जांपल दिया है मधुर ऑयल्स का, आपको एग्जांपल दिया हुआ है। मदर ऑयल्स के एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया है? ही इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ पेट्रोल। ये किसका सप्लाई कर रहा है? पेट्रोल का। पेट्रोल हमारे पास जीएसटी के अंतर्गत नहीं लिया जाता, ये नॉन टैक्सेबल है फिलहाल। ठीक है जी, तो इसको सप्लाई, इस बेस के सप्लाई के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू टैक्स, यानी वो उन गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं आता। आगे अगर हम बात करें, भव्य ज्योति फाउंडेशन, नाम से ही पता चल रहा है भव्य ज्योति फाउंडेशन, ये हमारे पास क्या है? एक तरीके का चैरिटेबल ट्रस्ट है which is registered under section 12AA of income tax act। ये 12AA of income tax act 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। और ये जो सप्लाई कर रहा है एक्टिविटीज वो जस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा है, इसके अलावा एक्टिविटीज कोई भी नहीं कर रहा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 12AA में भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली किन सप्लाईज के अंदर है? एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई के तहत है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, बी आप इसका क्लॉज देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या है? एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो आ रहा है हमारे पास उसको सप्लाई कर रहे हैं, जो भी वो उसके ऊपर उगाता है लैंड पे। ठीक है जी, तो जितना उसने कल्टीवेशन ऑफ लैंड किया वो हमारे पास लायबल नहीं होगा टैक्स के। तो जो उसकी सप्लाई है वो उसके अंदर एक्सक्लूसिवली जो है कल्टीवेशन ऑफ लैंड से ही आ रही है, अदर देन दैट वो कोई भी चीज नहीं सप्लाई कर रहा, कोई भी चीज नहीं ट्रांसफर कर रहा। ठीक है जी, तो इसके अलावा अगर वो कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं करता तो वो क्या होएगा? नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन होगा, उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज और हम इसमें ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर आपको बताया गया है, देखिए जो यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट की टर्म आपको बताई गई है, दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, यानी जो एग्रीकल्चरिस्ट का मीनिंग है वो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ही आप लोगों ने लेना है। एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, देखिए साफ साफ यहाँ पे बताया गया है किसकी बात हो रही है? यहाँ जो साफ साफ बात हो रही है इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात हो रही है, यानी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कोई आया तो उस इनकम को आप एग्जम्प्ट इनकम इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ेगा जीएसटी का, वहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। सिर्फ इंडिविजुअल
और एचयूएफ के केस में एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, पहली बात। तो दूसरी बात, एचयूएफ हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी इंडिविजुअल की तो बात हो गई, इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, या फिर जो एचयूएफ है वो एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है। हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर, या तो वो खुद से काम करेगा, ठीक है जी। दूसरा, या लेबर ऑफ द फैमिली, उसकी फैमिली मेंबर्स जो है उसमें से कोई काम करता हो खेतों में और उस हिसाब से वो लोग अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हो, या फिर उनके जो सर्वेंट्स हैं वो वेजेस लेकर के, चाहे वो वेजेस कैश में हो चाहे इन काइंड हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस, ठीक है जी। ये भी मैं आपको बताती हूँ, या तो आप सर्वेंट्स के थ्रू काम करवाएं वेजेस दे करके, वेजेस जो है इन कैश भी हो सकते हैं और इन काइंड भी। इन काइंड यानी कि आपने 100 केजी जो है उसके ऊपर वीट प्रोड्यूस किया, 50 केजी आपने रखा और 50 केजी अपने जो वेजर थे उसको दे दिया कि आप 50 केजी जो भी है राइस है वीट है वो आप रखिए और हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। तो आप इस तरीके से इन काइंड में भी उसको पैसा दे सकते हैं कंसिडरेशन, और या फिर कैश के अंदर भी अगर आप चाहें तो उसे कंसिडरेशन दे सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे। तो अगर इन काइंड भी आपने कंसिडरेशन दिया, दैट विल ऑल्सो बी अलाउड। और बाय द हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, चाहे आप उन्हें सुपरवाइज कीजिए वो भी अलाउड होगा, या आपका कोई फैमिली मेंबर उन्हें सुपरवाइज करे वो भी अलाउड होगा, ठीक है जी। तो दो सर्विसेज अभी तक हमने देखी, एक तो हमारे पास क्या था, आपने कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल या फिर होली एग्जम्प्ट सप्लाई की, या फिर आप क्या है कोई एग्रीकल्चरिस्ट है और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आपने आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो प्रोड्यूस किया, इस केस में आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं इसका फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट बेनिफिट ऑफ not being available to registration only restricted to the agriculturists who are individuals or HUF, ये मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ये जो बेनिफिट है that will be available only to individuals, या तो individuals को available है या फिर HUF को available है। Further, agriculturists also engaged in making any supply, फर्दर ध्यान से पढ़िए, फर्दर इफ जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो engaged है in making any supply other than supply of produce out of cultivation of land, he shall be liable to registration, वो liable होगा registration के लिए, यानी other than agricultural जो agriculture activities है वो और कुछ नहीं कर सकता, based on applicable threshold limit, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन एप्लीकेबल थ्रीशोल्ड लिमिट, यानी थ्रीशोल्ड लिमिट तो लगनी है ना, जितनी भी थ्रीशोल्ड लिमिट आपको दी है, गुड्स के केस में जैसे 40 लाख दी है, सर्विसेज के केस में आपको 20 लाख दी है, तो ये लिमिट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी ये लिमिट पूरी नहीं होती, आपने 35 लाख का गुड्स सेल किया जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट गुड्स भी थी, टैक्सेबल भी थी, तो भी आप उसके अंदर नहीं आओगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, देश बंधु है, एग्रीकल्चरिस्ट है, एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ वीट, ये वीट के कल्टीवेशन के अंदर एंगेज है, वीट वगैरह उगाता है, ठीक है जी। अगर सिंपली वीट उगाता है तो नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ और सिर्फ वीट का ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है जी। लेकिन करंट ईयर में उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेडिंग भी करेगा राइस की। अब आप लोगों को पता है ट्रेडिंग ऑफ राइस जो है वो एग्जाम के अंदर नहीं आता, उसने राइस की ट्रेडिंग के लिए सोचा, तो उसकी टर्नओवर जो है 32 लाख कहां से आ गई, वीट से, 9 लाख कहां से आ गई, राइस से। तो ऑब्वियसली एज वी नो, जब हम एग्रीगेट, जब हम क्या काउंट करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल भी आएगी प्लस एग्जम्प्ट भी आएगी। तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो जाएगी, 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41। हियर 41 इज ग्रेटर देन योर थ्रीशोल्ड लिमिट, जो आपकी थ्रीशोल्ड लिमिट है इसके अंदर वो ज्यादा है इससे। तो अभी थ्रीशोल्ड लिमिट से अगर ज्यादा हो गया तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है जी। अगर दूसरी ओर मैं बात करूं, ये जो वीट की टर्नओवर है ये 32 होती प्लस राइस की टर्नओवर फिर सिर्फ 7 होती, तो ये मेरे पास टोटल कितना आता, 39, एग्रीगेट टर्नओवर 39 बनती, 39 एज वी नो दिस इज लेस देन 40 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे पास 40 लाख होती है ना गुड्स के केस में, ये 40 लाख से हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है हमारे पास, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि वो पर्संस जो स्पेसिफिकली
नोटिफाई कर दिए गवर्नमेंट ने। देखिए जो नोटिफाई कर दिए गवर्नमेंट ने कि ये एग्जम्प्ट है, इनको एग्जम्पशन मिलेगी फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, यानी गवर्नमेंट ने ही कह दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ने कह दिया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम और आप कौन होते हैं? कोई भी नहीं। तो ठीक है जी, हम उन केसेस को बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पर्सन मेकिंग ओनली सप्लाईज ओनली रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी सिर्फ और सिर्फ जो रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर सप्लाई कर रहा है वो लोग। ठीक है जी, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड, सिर्फ और सिर्फ एंगेज्ड है इन मेकिंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर ही टैक्सेबल होते हैं। और रिवर्स चार्ज कौन की पे करेगा? आपके पास जो रिसिपिएंट होता है वो रिसिपिएंट पे करता है। ठीक है जी, जैसे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की बात की, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में क्या आता है? हमारे पास जो ईसीयूज वगैरह आते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मणिकरण ट्रांसपोर्टर है, मणिकरण ट्रांसपोर्टर्स का इसमें एक एग्जांपल लिया गया है। ये क्या है? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये एक्सक्लूसिवली जो सप्लाई करता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर ही करता है, यानी 5% केस जो टैक्स है वो कौन पे करता है? 5%। ये 5% टैक्स पे करेगा कौन? रिसिपिएंट पे करेगा। ठीक है जी, और रिसिपिएंट पे करेगा किस बेसिस पर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे। इसको ये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लायबल टू रजिस्टर कौन हो जाएगा? एक चीज और, लायबल टू रजिस्टर यहाँ पर कौन होगा? यहाँ लायबल टू रजिस्टर होगा रिसिपिएंट, ना कि सप्लायर। सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेगा अपने आप को, और ये रिसिपिएंट क्या करेगा? 5% के रेट से टैक्स पे कर देगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आपको क्या दिया? फर्दर मणिकरण ट्रांसपोर्टर जो है वो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज फॉर एग्जांपल दिवाकर को। यहाँ पे एग्जांपल आगे मणिकरण मेरे पास कौन था? मणिकरण वाज जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। वो क्या कर रहा है? दिवाकर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर तो थ्रेशोल्ड लिमिट के ज्यादा नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा नहीं है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से। किसकी? दिवाकर की। दिवाकर की एग्रीगेट टर्नओवर कम है किससे? थ्रेशोल्ड लिमिट से। और इसने क्या किया? इसको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज दे दी, और 5% आरसीएम के बेसिस पर, यानी इसको क्या करना है? रिवर्स चार्ज पे करना है। अब इसको जब रिवर्स चार्ज पे करना है 5% के रेट से, तो अब दिवाकर को क्या करना पड़ेगा? दिवाकर को रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाएगा। यानी इसको कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इसने तो रिवर्स चार्ज के बेसिस पर उसको सर्विस दे दी ना। अब रिवर्स चार्ज के बेसिस पर इसको सर्विसेज दी, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन लेना दिवाकर के लिए जरूरी हो गया। दिवाकर को मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बात करेंगे। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख रुपीज, यानी कि आपने टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई की इंटरस्टेट, मैं गुड्स की बात नहीं कर रही हूं। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स, अगर आपने गुड्स की सप्लाई की, कौन सी? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट आपने गुड्स की सप्लाई कर दी, इवन आपने एक सिंगल रुपी की भी सप्लाई की इंटरस्टेट की, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पे इंटरस्टेट सप्लाईज आपने की, किसकी? सर्विसेज की। ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसकी सप्लाई की? टैक्सेबल सर्विसेज की, अप टू 20 लाख रुपीज। तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड having an aggregate turnover to be computed on all India basis, all India basis पर हम काउंट करेंगे, not exceeding 20 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख क्रॉस नहीं होता तो आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। हाउएवर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लाई कंप्यूटेड इन ऑल इंडिया बेसिस, जो हमारे पास स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो गए ना, वो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट के लिए ये हमारे पास जो लिमिट है वो 20 लाख नहीं होगी। ये लिमिट हमारे पास किसके ऊपर कितनी हो जाएगी? ये लिमिट हमारे पास हो जाएगी 10 लाख। ठीक है जी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितनी होगी? 10 लाख। अदर के लिए मेरे पास कितनी हो जाएगी? ये 20 लाख हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, ढोला एंड कंपनी है, ठीक है जी, लोकेटेड है दिल्ली में, वो एंगेज है इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ये टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रही है नेबर जो इसके हैं स्टेट, पंजाब में और हरियाणा में, और एग्रीगेट टर्नओवर इसकी 10 लाख है। ठीक है जी, तो जो एग्रीगेट टर्नओवर है इंटरस्टेट
सप्लाई ऑफ गुड्स की, उसके केस में आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अब देखिए इस केस में क्यों लेना पड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुड्स के केस में तो आपको लेना ही पड़ेगा, गुड्स के केस में आपको लेना ही पड़ेगा, ये मैंने अभी आपको लिख करके दिया था, चाहे आप 1 रुपए की गुड्स क्यों ना सप्लाई करें, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें सर्विसेज की, यहीं पे अगर ये सर्विसेज होती तो इट विल बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं है। यानी आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो कर सकते हैं 20 लाख की, लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते 20 लाख से ज्यादा की, सॉरी 1 रुपए की भी। जो आपकी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर आपने 1 रुपए की भी की तो आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ध्यान से ये वर्ड देखिए, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आपने यूज की है तो उस केस में गुड्स अप टू ₹20 लाख, 20 लाख तक की जो गुड्स हैं उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखते हैं, एज वी हैव सीन अर्लियर इन सेक्शन 24, सेक्शन 24 की ये बात ले रहा है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की। अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। क्या कह रहा है सेक्शन 24 में कि वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा कंपल्सरीली अंडर जीएसटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी अगर मैंने अभी आपको बताया था 1 रुपए की भी सप्लाई की गुड्स की, तो सेक्शन 24 क्या बोलता है, सेक्शन 24 कहता है भैया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ले लो, रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन वहां पर अगर हम बात करें तो ये क्लोज कहता है भैया अगर मेरे अकॉर्डिंग गुड सप्लाई करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर से मैं बताती हूँ, सेक्शन 24 ने बोला भैया रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन वहीं पे हमारे पास ये क्लोज आ गया, ठीक है जी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया रजिस्ट्रेशन मत लो, मैं हूं ना, अगर तुमने हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई की है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इसके हम कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो सप्लाईज जो है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की होनी चाहिए, ठीक है जी, चाहे वो इंटरस्टेट सप्लाई हो दैट इज अलाउड। और इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई जो है नोटिफाइड प्रोडक्ट की, वो या तो क्राफ्ट्समैन ने बनाई हो या प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड, इवन दो सम मशीनरी मे बी अलाउड। क्या कह रही है, सम मशीनरीज जो है वो भी अलाउड हो सकती है इन द प्रोसेस। आप उस प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत जो भी मशीनरी है वो भी अलाउड की जा सकती है इसके अंदर, बट मेनली जो गुड्स है वो क्या होनी चाहिए, हैंडमेड होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे किसकी, कंडीशंस की। कंडीशंस हमें कौन कौन सी इसके लिए फुलफिल करनी है, कंडीशंस की बात करेंगे। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो है हमारे पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 20 लाख से। 20 लाख से ज्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इनके केस में ये लिमिट कितनी रहेगी, 10 लाख की रहेगी। जो ये पर्सन्स हैं इनको पैन लेना जरूरी है और पैन को मेंशन करना भी जरूरी है, और उसी पैन के बेस पे ये लोग क्या करेंगे, ई वे बिल जनरेट करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, ई वे बिल जनरेट कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो अरीजा प्राइवेट लिमिटेड है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। ये क्या कर रहा है, टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा है अपनी नेबर कंट्रीज को। तो जो इसकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितनी है, 15 लाख। ऑल्दो Ariza Private Limited is engaged in making interstate supply of taxable goods, it is not liable to obtain registration. Why? Because जो हमारे पास एग्रीगेट टर्नओवर है वो ज्यादा नहीं है, किससे, 20 लाख से। अगर यहाँ 20 लाख से ज्यादा होती तो ऑब्वियसली हमें रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना पड़ता। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, सीटीपी, जिससे हम किस नाम से जानते हैं गाइस, हम इसे नॉर्मली सीटीपी से रिलेटेड जानते हैं। सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है अप टू 20 लाख रुपीज में से, तो देखो सीटीपी जो है वो एज पर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। सेक्शन 24 में क्या लिखा हुआ है कि कंपल्सरीली इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सीटीपी को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। लेकिन अब अगर हम बात करें ना यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, ये क्या कह रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है भैया, तो सीटीपी को भी क्या कह दो, 20 लाख की एग्जम्पशन दे दो। जैसे अगर मैं बात करूं सीटीपी, सॉरी,
हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, सीटीपी की। सीटीपी को वैसे तो सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, कंपल्सरी है, लेकिन इसके ऊपर हमें क्या दे दी, एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं दे दी। ठीक है जी, एक्सेप्शन क्या दी, अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा है तो इसे 20 लाख की लिमिट तक इसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है जी, कंडीशंस वही आ गई, एक तो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स होनी चाहिए और मेन जो है वो क्राफ्ट्समैन के थ्रू बननी चाहिए, लेकिन मशीनरी का यूज कुछ हद तक इसमें हो सकता है कुछ एक प्रोसेसिंग्स के अंदर। क्लियर। और एग्रीगेट वैल्यू की कंडीशंस वही है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स के लिए 10 लाख, और इसमें भी आपको पैन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, और इसी पैन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ई वे बिल जनरेट करेंगे। ये हमारे पास हो गए 4 वो चीजें जिसके अंदर आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना था। अब अगर मैं इसमें बात करूं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसी गुड्स जो कि होली एग्जम्प्टेड हो। इसके अंदर हमने किसका एग्जांपल देखा, पेट्रोल का। इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा एग्रीकल्चरल, होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, जो भी है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है जी, एग्रीकल्चरिस्ट का यहाँ पे हमने देखा, कल्टीवेशन ऑफ लैंड का स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस हमने इसके अंदर देखी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो कुछ एक गुड्स थी, कुछ एक केसेस थे जिसमें आपको पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी। गाइस मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आप लोगों को समझाने की, which are the persons who are not liable for registration under section 23। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।